नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है या और मजबूत करना, जो भी कहा जाए उसे, उसके मामले में उन्होंने सख्ती से कार्रवाई के कई आदेश दिए और उन आदेशों में मुझे लगता है कि रोल मॉडल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे होंगे। जिस तरह उन्होंने वहाँ नकेल कसी है गैंगस्टर्स पर और जो तेज़ी से कार्रवाई की, डर बैठाया अपराधियों में, मैं समझता हूँ कि नए बने सीएम उस दिशा में देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे और वैसी ही रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज उन्होंने प्रमुख बातें ये कही कि गैंगस्टर्स का सफाया किया जाए, एंटी गैंग्स स्क्वाड मजबूती से काम करे, भ्रष्टाचार मिटाया जाए और भ्रष्टाचारियों को जो लोग सहयोग करते हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाए। महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास होना चाहिए, भयमुक्त जीवन होना चाहिए और साइबर अपराधों में भी कमी होनी चाहिए। उसके लिए जितने जरूरी संसाधन होंगे वो जुटाए जाएंगे सरकार के द्वारा। पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम में भी सक्रिय रहे। कुल मिलाकर संदेश ये था कि मुख्यमंत्री की ओर से पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और भयमुक्त सामान्य जीवन, महिलाओं का विशेष तौर पर और आम नागरिकों का भी, कि गैंगस्टर्स, भ्रष्टाचारी, गुंडे, इनको रोकने के लिए बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाई जाए, साधन बढ़ाए जाएं। लेकिन कुल मिलाकर उनके शासनकाल में उनका लक्ष्य है कि अपराधियों में भय होना चाहिए, आम नागरिक भयमुक्त होना चाहिए। ये आज उन्होंने लंबी बैठक में संदेश दिया। अब पॉलिटिकल मायने तो मैं ये समझता हूं कि ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा पर गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। आज की बैठक ये संदेश देती है और गृह विभाग रहते हुए भी मुख्यमंत्री जो प्राथमिकताएं आज उन्होंने तय की हैं उन प्राथमिकताओं की दृष्टि से भविष्य में फीडबैक भी लेंगे, उन्हें क्रियान्वित भी करेंगे रणनीति को। और पुलिस अधिकारियों को ये समझ लेना होगा इस दिशा में उन्हें काम करना है। मुझे नहीं लग रहा अब कि कोई और गृह मंत्री आएगा और उसके दिशा निर्देश में पुलिस को काम करना होगा। मुख्यमंत्री के आज के संदेश से, आज की एक्टिविटी से, आज की बैठक से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आमतौर पर ये परंपरा सी बन गई है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा हों चाहे अशोक गहलोत हो, 2-3 बार से, कि गृह मंत्रालय और गृह विभाग समझे, मंत्रालय तो केंद्र में होते हैं, गृह विभाग और वित्त विभाग दोनों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखता है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोनों कंट्रोल की जाती है और मुख्यमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है खजाना खाली ना हो, तनख्वाहें टाइम पे बटें, काम रुके नहीं जन कल्याण के, और दूसरी प्राथमिकता ये भी होती है कि कानून व्यवस्था कायम रहे, लोग भयमुक्त जीवन जी सकें। तो आमतौर पे परंपरा रह गई है। तो भजनलाल हालांकि पहली बार विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं साथ ही तुरंत, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि आज की बैठक ये संदेश तो दे ही रही है, गृह विभाग उनके पास रहेगा, वित्त विभाग के लिए मैं नहीं कह सकता। मंत्रिमंडल के गठन की बातचीत चल रही थी। मैंने कल भी कहा था कि रविवार को हो सकता है या सोमवार को हो सकता है। अब ऐसे संकेत मिले हैं कि सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 15-16 मंत्री बनाए जाने हैं। कुछ मंत्री पद खाली रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि कानून के हिसाब से राजस्थान में 200 विधायकों की विधानसभा में 15% विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, अर्थात कुल 30 विधायक मंत्री हो सकते हैं। 15-16 लोग मुख्यमंत्री सहित होंगे तो कम से कम 15 पद और खाली रहेंगे, या हो सकता है 20 तक मुख्यमंत्री सहित, उप मुख्यमंत्री सहित हो जाए 18-20। कुछ पद खाली रहेंगे जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देखकर उसके हिसाब से भरे जाने की बात कही जाएगी।
ताकि सब लोग कॉन्शियस रहें, लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएं और सदन में भी उनकी परफॉर्मेंस देख ली जाए। सिर्फ जातीय आधार पर और सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बनाने के नाम पर ही किसी को मंत्री ना बनाया जाए, बल्कि योग्यता भी देखी जाए, परफॉर्मेंस भी देखी जाए और पॉलिटिकली वो कैसे एक्ट करते हैं लोकसभा चुनाव में, इसको भी देखा जाए। तो मेरा अनुमान है कि 10 के आसपास पद खाली रखे जाएंगे मंत्रिमंडल में। मुख्यमंत्री भजनलाल कल जैसलमेर जाएंगे, सुबह 10:30 बजे विशेष हवाई जहाज से जैसलमेर जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जैसलमेर आ रही हैं। उनके सम्मान में भी और प्रोटोकॉल में भी मुख्यमंत्री का रहना जरूरी है। कल 11:15 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट उतरेंगे। 4:20 पर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। उसके बाद 6 बजे वे एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 7:30 बजे वापस जयपुर के रवाना हो जाएंगे। 9 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। तो कल का दिन मुख्यमंत्री भजनलाल का जैसलमेर के नाम या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजस्थान यात्रा के नाम रहेगा। आज राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच गए जैसलमेर। वहाँ से वो एयरफोर्स के केंद्र में गए हैं, वहाँ रहेंगे शायद रात में, और राष्ट्रपति भी शायद वहीं आएंगी। तो राज्यपाल कलराज मिश्र का आज वहाँ पर अधिकारियों ने स्वागत किया। संभागीय आयुक्त ने, आईजी पुलिस ने, एसपी कलेक्टर्स ने, और इन सब ने आज वहाँ पर राष्ट्रपति के आने की यात्रा का पूर्वाभ्यास करते हुए सिक्योरिटी चेक भी किया। सिक्योरिटी चेक किया कि कैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न रह जाए, और इस दृष्टि से काफ़ी हद तक वहाँ पर आज हाई अलर्ट पर पुलिस रही। खुफिया पुलिस वहाँ मौजूद रही चप्पे चप्पे पर, क्योंकि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है जैसलमेर, इसलिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है और हाई लेवल पर इसको लिया जा रहा है। आईजी वहाँ पे मौजूद थे जोधपुर के, खुफिया पुलिस वहाँ पूरी चप्पे चप्पे पर है, और कोशिश की जा रही है कि पूरी यात्रा निर्विघ्न और सुरक्षित तरीके से हो। किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति जाती हैं तो ये सरकार का खुफिया तंत्र, सरकार की सुरक्षा व्यवस्था, सरकार की पुलिस सब चाक चौबंद हो जाते हैं, हाई अलर्ट पर होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ रहेंगी इसलिए राज्यपाल भी वहाँ रहेंगे प्रोटोकॉल में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कल वहाँ रहेंगे। हो सकता है नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष भी वासुदेव देवनानी भी कल जैसलमेर जाए, संभावना इस बात की भी है। आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई भाजपा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह, तमाम बड़े पार्टी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, और संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ राजस्थान के नहीं पूरे देश के पहुँचे, सभी जगह के, राजस्थान सहित, और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्षमा करें, कार्यकारिणी के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोग मौजूद थे, और विभिन्न राज्यों के प्रभारी भी मौजूद थे। इसमें सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। अगले 2-3 महीनों में राम मंदिर को लेकर जनता में जो भावनाओं का ज्वार उठेगा उस पर चर्चा हुई। जो सांसदों का निलंबन हुआ उसे लेकर भी हल्की फुल्की बात की गई। भाजपा की बैठक कल भी आयोजित होगी, और बैठक में राजस्थान की बीजेपी को लेकर भी अपडेट किया गया, बताया गया कि क्या परिणाम आए, क्यों आए, कैसे आए, और आने वाले समय में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का राजस्थान में। तो एक हाई लेवल की इस मीटिंग के जरिए ये संदेश दिया गया कि चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, और मोदी की गारंटी, मोदी की जीत, मोदी का नाम, मोदी का चेहरा, और मोदी के आह्वान पर देशभक्ति की बात, देश को आगे बढ़ाने की बात, हिंदुत्व आदि सारे मुद्दे जो प्रचलित हैं, चर्चित हैं, परंपरागत मुद्दे हैं भाजपा के, इन्हीं सब के आधार पर मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जाएंगे,
और उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर भारत की बेल्ट, पूर्वोत्तर भारत, ये सब मोदी के नाम पर वैसे ही वोट करेंगे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट हुआ है। साउथ इंडिया का क्या होगा ये अभी इनकी रणनीति बताएगी जब सामने आएगी। अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, जहां राहुल गांधी भी अपनी यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर देश में जो एक और नई दिवाली मनेगी, वो दिवाली कैसा विचार, कैसी विचारोत्तेजकता, कैसा सम्मोहन, कैसा आकर्षण भाजपा के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति पैदा करेगी और विपक्ष क्या उसका मुकाबला कर पाएगा, ये यक्ष प्रश्न राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है। फिलहाल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां हो रही हैं, ज़बरदस्त तैयारियां हैं। 22 तारीख को अयोध्या में सभी होटल और धर्मशालाओं के रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ वही लोग अयोध्या में रह पाएंगे जिनके पास उस समारोह का निमंत्रण होगा। समारोह में शिरकत करने के लिए जिन्हें बुलाया जाएगा देश भर से, वही लोग उस दिन अयोध्या में प्रवेश कर पाएंगे, अयोध्या में रह पाएंगे। बाकी सबको अयोध्या छोड़ना पड़ेगा या अयोध्या जाने का इरादा छोड़ना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था वहां की जा रही है। अब चुनाव में जो तैयारी कर रही है बीजेपी, उसमें हर जिले में कॉल सेंटर बनाने की बात है। 16 जिलों में राजस्थान में बीजेपी के मुख्यालय हैं पहले ही से, जिला मुख्यालय। बाकी जगह किराए के भवन लेकर बीजेपी के कार्यालय खोलकर कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। कॉल सेंटर के जरिए जनता को कॉल कर फ़ोन करके जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में और वोट देने की अपील की जाएगी। इस तरह चुनाव का अपडेट हर जिलेवार लिया जाएगा डाटा कलेक्ट करके, और पूरी तरह हर लोकसभा क्षेत्र में बिसात बिछाई जाएगी, कहीं कोई चूक ना रह जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। भाजपा ने इतनी तेजी से तैयारी शुरू कर दी है, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इसका मुकाबला कर पाएगा, या उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के क्षत्रपों, क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ने भिड़ने में ही कांग्रेस की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में ठेंगा दिखा देगी, जम्मू कश्मीर में कैसे सामंजस्य होगा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी कमेटी बना ली है जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन ये शंका चहुं ओर जाहिर की जा रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को तवज्जो नहीं देंगी। खासतौर पर अखिलेश यादव को लेकर ये बात कही जा रही है। ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का कैसे एडजस्टमेंट होगा पश्चिम बंगाल में, और सीपीएम सीपीआई के साथ कैसे एडजस्टमेंट होगा, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है लेकिन पक्की दुश्मन है ममता बनर्जी की। तो ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं इंडिया गठबंधन को लेके। नहीं कह सकते कि जिस उम्मीद से, जिस कोशिश को करने के लिए ये सब एक हुए हैं, उस दिशा में आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रभावी चुनौती उपस्थित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं करणपुर के चुनाव की। गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, कांग्रेस के प्रत्याशी का। उनके बेटे को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे अब इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दोनों मुकाबला है। ये पहली अग्नि परीक्षा होगी भजनलाल सरकार के लिए कि सत्ता में आने के बाद एक चुनाव हो रहा है जो उपचुनाव नहीं है, डेफर्ड चुनाव है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब किसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का प्रतिनिधि दिवंगत हो जाता है तो उस पार्टी को एक प्रत्याशी खड़ा करने का मौका दिया जाता है, वैकल्पिक प्रत्याशी, और बाकी प्रत्याशी वही रहते हैं जिनके पहले नामांकन हो चुके होते हैं। तो गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को नामांकित किया कांग्रेस ने। अब क्या उनके लिए कोई सहानुभूति लहर जन्म लेगी पिता के बाद पुत्र के लिए, या कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का काम और भाजपा की सरकार बनने के बाद बनी हुई सरकार के साथ विकास की कोई लॉ मिलाने की बात वहाँ के लोग करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल भी जा सकते हैं, सीपी जोशी तो वहाँ जाएंगे, डेरा डालेंगे, और सीपी जोशी वहाँ जा कर के पूरी कोशिश करेंगे कि 199 के बाद ये 200वीं सीट का चुनाव, जो डेफर्ड चुनाव है, इसको भी भाजपा जीते।
लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के सारे उम्मीदवार, कांग्रेस सारे नेता, क्षमा करें, सारे नेता वहाँ जाकर डेरा डालने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस ने भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो गुरमीत सिंह कुंदर के बेटे के चुनाव में प्रचार करेगी और चुनाव को लड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि सब लोगों को 48 घंटे पहले लौटना पड़ेगा वहाँ से बाहर, क्योंकि नियम है चुनाव आयोग का कि कोई भी व्यक्ति जो उस इलाके का वोटर नहीं है वो चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उस इलाके में नहीं रह सकता। इसलिए स्थानीय स्तर पर किसके पास कितने कार्यकर्ता हैं, किसके पास कितने समर्थक हैं और क्या बूथ लेवल की बूथ टू बूथ मार्किंग हो पाती है, इस पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। कांग्रेस ने आज पूरे राज्य में प्रदर्शन किया निलंबित सांसदों के मामले को लेकर। जयपुर में प्रदर्शन हुआ, डोटासरा ने भाजपा पर बहुत हमला बोला, भाजपा ने देश में आपातकाल जैसे हालत बना दी है। गनीमत है, आपातकाल की याद तो आई उन्हें, आपातकाल उन्हीं की पार्टी ने लगाया था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं बेधड़क उसी आपातकाल के बारे में जो किस समय में कांग्रेस की सरकार ने लगाया था। पर भाजपा पर आरोप लगाया उन्होंने वैसे हालात बना दिए, यानी वैसे हालात बनाना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, योग्य नहीं था पहले भी, ये बात भी वो स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को कुचल रही है, जनता द्वारा चुने हुए विधायकों को विधायक दल का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वगैरह तमाम बातें जो कोई भी पार्टी विपक्ष में आने की बात करती है, वो सारी बातें डोटासरा ने आज की है। आइए सुनते हैं क्या कहा डोटासरा ने। जो घटना हुई उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वो ये पूछना चाहते थे कि ये कैसे हुआ, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे और भविष्य में हमारा लोकसभा और राज्यसभा और सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार का क्या विजन है, क्या उनका कहना है, इस बात को केवल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन हम बहुत पहले से सुन रहे हैं कि देश में गुजरात मॉडल लागू होगा, देश में गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल में दो चीजें प्रमुख हैं, भाई को भाई से लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, देश पे राज करो। और दूसरा, अगर कोई बोलना चाहता है, विधानसभा में है तो विधानसभा से बाहर निकालो, लोकसभा में है तो लोकसभा से बाहर निकालो, राज्यसभा में है तो राज्यसभा से बाहर निकालो, विधान परिषद में है तो उससे निकालो। और अगर कोई बाहर सड़क पे बोल रहा है तो उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज दो। कोई व्यापारी अगर दूसरी पार्टी को चंदा देता है तो उसके ऊपर संवैधानिक संस्थाओं को भेज करके उसको परेशान करो। ये गुजरात मॉडल है। तो ये पहला कार्यक्रम था कांग्रेस के सत्ता पक्ष से उतरने के बाद, प्रतिपक्ष में होने के बाद राजस्थान में। अब हम मिलेंगे सोमवार को। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को जब हम मुलाकात करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में, तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका होगा, 15 से 20 के बीच मंत्री बन चुके होंगे। उस विस्तार पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्री बनने की प्रबल संभावना है, उन्हें क्या विभाग दिया जाता है, इस पर चर्चा चल रही है। कई लोग ऐसे हैं जो चौंकाने वाले नाम होंगे, जैसे मुख्यमंत्री के नाम ने चौंकाया। मंत्रिमंडल में कई लोगों का शामिल होना हमको चौंका देगा और कई लोगों का शामिल नहीं किया जाना भी हमें चौंका देगा। ये बात मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं। अब चौंकने की बारी तो है ही, कुछ के मंत्री बनने से और कुछ के मंत्री नहीं बनने से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भीतरी पीढ़ी, भीतर ही भीतर नई पीढ़ी की तरफ जा रही है। इसलिए जोश और होश, अनुभव और नए लोगों का, नई ताजगी का और अनुभव का एक सम्मिश्रण के रूप में विस्तार किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और पहली बार जीतकर आए लोगों से कोई परहेज नहीं किया जाएगा। काफ़ी संख्या में लोग दूसरी तीसरी बार पहली बार जीतकर आए हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कम से कम 4 से 5 चेहरे अनुभवी भी होंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।